गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका वेलकम करता हूँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। बेटा लास्ट सेशन के अंदर थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो गया था एग्जिट दबाने के कारण, इसलिए पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो चला गया था। अपने स्लाइड्स जो है प्रिपेयर की थी वो चली गई थी। अपन वापस चल लेते हैं उस स्लाइड के ऊपर, ठीक है बेटा। उस स्लाइड के ऊपर चल लेते हैं जो स्लाइड थी अपनी 53 स्लाइड के ऊपर अपन चल रहे थे। 53, एक मिनट बेटा है, 53 स्लाइड के ऊपर अपन लोग आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाली पढ़ी है ना, तो एक मिनट बेटा है, जस्ट एक मिनट। चलो अपन अभी चल लेते हैं 53 के ऊपर। 53 स्लाइड के ऊपर अपना क्वेश्चन पड़ा है 106 वाला क्वेश्चन। चलेंगे 106 106 के ऊपर। ये रहा, ये रहा क्वेश्चन। इससे पहले ये अपन ने कर लिया था, ये कर लिया था, यहां पे आ गए थे। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। बेटा देखो, लैंड टोटल जो बायोस्फीयर की, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, कि बायोस्फीयर की जो टोटल जो होती है, बायोस्फीयर की टोटल वह होती है 170 बिलियन। इसमें से 55 तो होती है बिलियन टन होती है ओशियन की, और 115 बिलियन टन होती है आपके लैंड की। तो यहां पर किसकी पूछा है? उसने लैंड की पूछा है, तो लैंड का आंसर क्या चला जाएगा? 115 बिलियन टन। यहां पर आप लोग इसको करेक्शन कर देना, यहां पर 115 ना होकर ये कितना हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर क्या था? ऑप्शन नंबर है आई थिंक 4 ऑप्शन है, 115 बिलियन टन। 4 ऑप्शन हो जाएगा, 115 बिलियन टन जो है वह आंसर जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन के अंदर इनमें से कौन सी जो है वह क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है? विखंडन, फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल होता है। लीचिंग, निक्षालन बिल्कुल होता है। कैटाबॉलिज्म, अपचय होता है। उपरोक्त सभी क्या चला जाएगा बेटा? उपरोक्त सभी। अपन सब जानते हैं कि डीकंपोजिशन है, सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन होता है, उसके बाद लीचिंग, उसके बाद कैटाबॉलिज्म, उसके बाद भी 2 और प्रोसेस होते हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीकंपोजिशन रेट इज स्लो इन डेट्राइसिस इज रिच इन। अपघटन की दर धीमी होती है यदि अपरद में क्या होता है? बेटा अपन ने बताया था कि यदि अपरद के अंदर लिग्निन, अपरद के अंदर लिग्निन हो या अपरद के अंदर काइटिन हो, तो इसके अपघटन की दर जो होती है वह कैसी हो जाती है बेटा? धीमी हो जाती है। तो आंसर क्या चला जाएगा? लिग्निन एंड काइटिन। लेकिन यदि डेट्राइटस या अपरद के अंदर जल में घुलनशील पदार्थ है, जल में घुलनशील वाटर सॉल्युबल पदार्थ जैसे शर्करा है, तो अपरदन की दर जो होती है वह कैसी हो जाएगी बेटा? तीव्र या फास्ट होती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे, एक्सप्लेनेशन देख लो इसका, कि लिग्निन और काइटिन की अपन सब जानते हैं कि अपघटन जो है वह एक ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट प्रोसेस है, और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट प्रोसेस है तो लिग्निन और काइटिन जिसमें होगा उसका अपघटन जो है वह धीरे होगा, जबकि ऐसे पदार्थ जिनका जो जल के अंदर घुलनशील है उनके अंदर अपघटन क्या होगा? वह तेजी से होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अ प्लांट रिसीव 1, ये एक्चुअली 10⁶ जूल है ऑफ सनलाइट। एक पादप को 10⁶ जूल सनलाइट मिली। द एनर्जी रीच एट द टर्सरी ट्रॉफिक लेवल के ऊपर। बहुत इजी है, देखना बेटा। इसको कहते हैं, यहां पर देखते हैं कि एक प्लांट है, इस प्लांट को कितना मिला? 10⁶ जूल मिला। इस प्लांट से किसका पूछ रहा है बेटा? ये पूछ रहा है तृतीयक उपभोक्ता का। तृतीयक उपभोक्ता, तो यहां से आ गए प्रथम उपभोक्ता, ये हो गया प्रथम उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता से कहां चला जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक से कहां चला जाएगा बेटा?
तृतीयक उपभोक्ता के पास। ठीक है, ऐसे ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है। प्लांट या अपन उत्पादक कह सकते हैं, प्रोड्यूसर कह सकते हैं, और प्रोड्यूसर या उत्पादक कह सकते हैं। ठीक है, यहां पे आया 10 जूल, तो इसका 10 का मतलब ये, इसका 10% ये आगे भेजेगा, इसका 10%, 10 तो इसका 10% कितना हो जाएगा, ये डिवाइड बाई ये, इससे ये चला जाएगा। इसका मतलब इसके पास कितना आया, इसके पास आया 10⁵, या इसका 10% आगे भेजेगा, इसका 10% आगे भेजेगा, इसका 10% आगे भेजेगा तो कितना हो जाएगा, हजार। इसके पास कितना आएगा, 1000 आएगा। ठीक है, सॉरी एक मिनट बेटा, ध्यान से समझना। 10 सन टू प्लांट, एक मिनट, कितना मिला है, अ प्लांट रिसीव 10⁶ जो कि ऊर्जा प्राप्त करता है तृतीय उपभोक्ता तक पहुंचने वाली। बिल्कुल देखते हैं बेटा, इतना कितना हो जाएगा, इसको कितना मिलेगा, 10⁶ है, 1 2 3 4 5 6 इंटू 10, 10% है, 10/100, 2 से 2 गए, इसको मिल गए 10⁵, 10⁵ का 10%, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां से चले गए, तो इसको कितना बेटा 10⁻, ये। ठीक है, इसका 10% यहां पे आएगा, इंटू 10 डिवाइड बाय 100। बेटा एक मिनट, कहीं गड़बड़ हो रही है, क्योंकि देखते हैं बेटा इसको, सन टू प्लांट 1% कैप्चर, ऐसा क्यों कह रहा है ये, देखते हैं। सही बात है ना, हाँ सही बात है बेटा, कि इसको सन के पास, एक्चुअली बिल्कुल सही है, ये एक्सप्लेनेशन इसका गलत दे रखा है बेटा, एक्सप्लेनेशन रॉन्ग है, ध्यान रखना बेटा, एक्सप्लेनेशन रॉन्ग दे रखा है। देखिएगा, बिल्कुल सही कह दिया अपन ने, बिल्कुल सही किया है कि अगर ये जो है ना इसके पास नहीं, इसको कह रहा है 10⁶ पड़ी है, तो यहां पर उसका 10% होगा, तो अपन ने सॉल्व किया ना बेटा कि 10⁵, इसके पास कितने मिलेगी, 10⁴, इसके बाद 10⁴, यहाँ पे 10⁵ आ जाएगी। आंसर जो है इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो आपके 10 जूल होगा बेटा। 10, एक मिनट, 10⁶, 1 2 3 4 5 6, अपन सॉल्व कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। मैथ अपनी कमजोर है बेटा, मेरी तो काफी कमजोर है, 2 0 2 0 गए, ये कितने हो गए, ये कितने के पास आई, ये आ गए इसके पास, कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5 इंटू 10/100। ठीक है, कितने आ गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 10/100, 2 0 यहाँ से गए, तो कितने आ गए, 1000। ये हो गया टॉपिक लेवल फर्स्ट, टॉपिक लेवल सेकंड, 1000 आंसर आना चाहिए, आंसर 1000 आना चाहिए, ये नहीं आएगा बेटा आंसर, आंसर क्या आना चाहिए, 1000 जूल। ठीक है ना, क्लियर बेटा, कोई दिक्कत, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये पूरा रॉन्ग है बेटा, इट इज ऑल रॉन्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। इन एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, एक बायोमास, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम। तो बेटा अपन ने पढ़ा भी था कि जो भी पॉन्ड या तालाब के अंदर जो भी बायोमास का पिरामिड होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है, इन्वर्टेड, या पॉन्ड के अंदर या तालाब के अंदर अपन ने उल्टा अपन ने बताया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ये एक्सप्लेनेशन बताया हुआ है। इन एन इकोसिस्टम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राथमिक उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। ये क्या है बेटा, यहां पर प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लार्जर देन, क्या कह रहा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, सही बात है। किससे ज्यादा होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर से, बिल्कुल सही है, पहला राइट है। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लार्जर देन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर लार्जर देन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लीस्ट डिपेंड ऑन प्राइमरी, नहीं, प्रोड्यूसर्स के ऊपर ही डिपेंड करेंगे ना। ये देखो बेटा, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का जो नंबर होता है वह ज्यादा होता है प्राइमरी कंज्यूमर से। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, फर्स्ट ही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, लार्ज
इकोसिस्टम आर कॉल्ड एज, जो सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम होता है उसको अपन लोग क्या कहते हैं? तो बेटा सबसे बड़े इकोसिस्टम के लिए अपन ने पहले भी एक वर्ड चुना था, बताया था कि वो क्या होता है बेटा? बायोम। क्या होता है? बायोम। दूसरा इकोटोन, इकेट्स। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आया नहीं है बेटा, इकेट्स। इकेट्स नहीं होते हैं, ठीक है। कौन होता है बेटा? जीवोम। कोई अपन सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। आगे देखो बेटा, इन एन इकोसिस्टम द फंक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर इज टू, एक उत्पादक का काम क्या होता है? एक पारिस्थितिक तंत्र के अंदर अपन सब जानते हैं कि जो उत्पादक होता है वह सूर्य की ऊर्जा को ट्रैप करता है और सूर्य की ऊर्जा को ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। ट्रैप सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू दी केमिकल एनर्जी। सौर्य ऊर्जा को ट्रैप करना और उसे केमिकल एनर्जी, यौगिकों में, रासायनिक यौगिकों में, यहां पे है बेटा वर्ड रासायनिक यौगिकों में बदलना। क्लियर है बेटा? ये रहा, सूर्य ऊर्जा को फंसाना और रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करना। विच रिगार्ड टू इकोलॉजिकल फूड चेन, मेन क्या है? खाद्य श्रृंखला के संबंध में ह्यूमन या मनुष्य को क्या है? मनुष्य एक उपभोक्ता है, मनुष्य एक उत्पादक है, मनुष्य एक उपभोक्ता और उत्पादक दोनों है, या अपघटक है? मनुष्य एक क्या है बेटा? कंज्यूमर है। क्या है बेटा? मनुष्य कंज्यूमर है। कंज्यूमर, ध्यान रखना, क्या है बेटा? कंज्यूमर। उपभोक्ता के अंदर मनुष्य को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, अ प्लांट बीइंग ईटन बाय हर्बीवोरस विच इन टर्न इज ईटन बाय कार्निवोरस मेक, भाई सीधी सी बात है, एक पौधा जिसे शाकाहारी द्वारा खाया जाता है, जिसे बदले में मांसाहारी द्वारा खाया जाता है, ये क्या है? एक ट्रॉफिक लेवल एक दूसरे से इंटरेक्ट है, क्या बना रहे हैं बेटा? फूड चेन या खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन बेटा, पाथ ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज, अपन सब जानते हैं कि कैसे होता है बेटा। सबसे पहले आता है आपके उत्पादक, सबसे पहले कौन आएंगे? उत्पादक, जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर के बाद कौन आते हैं? प्रोड्यूसर के बाद आते हैं हर्बीवोरस, जिनको अपन लोग बोलते हैं शाकाहारी। क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। उसके बाद कौन आते हैं बेटा? मांसाहारी, कार्निवोरस, कार्निवोरस। और उसके बाद आते हैं डीकम्पोजर्स या अपघटक। कौन आते हैं? डीकम्पोजर्स। तो जहां पर इस तरीके का आपको ऑप्शन में दिख रहा है, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स हर्बीवोरस से नहीं होता है, हर्बीवोरस से नहीं होता है, प्रोड्यूसर कार्निवोरस नहीं होता है, प्रोड्यूसर हर्बीवोरस। 4 नंबर उत्पादन से, शाकाहारी से, मांसाहारी से अपघटक की तरफ जो होता है एनर्जी का फ्लो होता है। ये ठीक है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, पढ़ाइए। व्हेन पीकॉक ईट स्नेक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और क्या शानदार इसका व्यू जो है वह दे रखा है कि इमेजिनेशन कितना शानदार है। क्या कह रहा है कि व्हेन पीकॉक ईट स्नेक विच ईट इंसेक्ट, पीकॉक जो है वह शेर को सांप को खाता है और सांप इंसेक्ट को खाता है। देन द पीकॉक इज, इसमें पीकॉक क्या है? अ प्राइमरी कंज्यूमर्स नहीं, अ प्राइमरी डिकम्पोजर्स नहीं, अ फाइनल डिकम्पोजर ऑफ प्लांट नहीं, द एपेक्स ऑफ द पिरामिड, पिरामिड का क्या हो जाएगा? एपेक्स होगा। क्या हो जाएगा? खाद्य पिरामिड का शीर्ष जो है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये इस तरीके का सीधा जो है वह पिरामिड बनेगा। क्लियर है बेटा? शीर्ष भाग पर रहेगा। इफ वी कंप्लीटली रिमूव डीकम्पोजर्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम, बेटा देखो ये क्वेश्चन जो है वह डीकम्पोजिशन के रोल के ऊपर है कि अपघटन का क्या महत्व है। अगर अपन ने डीकम्पोजर को इकोसिस्टम से हटा दिया तो इकोसिस्टम की जो फंक्शनिंग विल बी एडवर्सली अफेक्टेड बिकॉज मिनरल न्यूट्रेंट विल बी ब्लॉक्ड, हर्बीवोरस विल नॉट रिसीव सोलर एनर्जी, एनर्जी फ्लो विल बी ब्लॉक्ड, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अदर कंपोनेंट विल बी वेरी हाई। अपन सब जानते हैं कि अपघटक क्या करते हैं बेटा? अपघटक जो भी मृत कार्बनिक पदार्थ है उसका अपघटन करके उसको सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदलकर उसको वापस मिट्टी में दे देते हैं। और अगर अपन ने अपघटकों को, डीकम्पोजर को इकोसिस्टम से हटा दिया तो यह जो न्यूट्रिएंट का जो रिसाइकलिंग है वह रुक जाएगा, मिनरल मूवमेंट विल बी ब्लॉक्ड। क्या चला जाएगा? खनिजों का आवागमन रुक जाता है, मिनरल मूवमेंट विल बी ब्लॉक्ड। क्लियर है चीज? अगला क्वेश्चन, पिरामिड ऑफ एनर्जी,
बेटा अपन ने कहा था कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कभी भी मान के चलना, ऊर्जा का जो पिरामिड है कभी भी उल्टा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ जाने पर, उपभोक्ता की तरफ जाने पर, प्रोड्यूसर से अगर अपन लोग कंज्यूमर की तरफ जाते हैं तो ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा का मान, एनर्जी का मान हमेशा कम होता जाता है। ऊर्जा जो होती है वो हमेशा कम होती जाती है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं बेटा। अपराइट यू बने, ठीक है, सदैव अपराइट। द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर इन पॉन्ड इकोसिस्टम इज, एक पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर नंबर का पिरामिड कैसा होता है? बेटा अभी अपन ने पढ़ा कि जो नंबर का जो पिरामिड होगा एक पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर, हमेशा अपन सब जानते हैं कि पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वह संख्या के अंदर ज्यादा होते हैं। उसके बाद कौन आएंगे? उसके बाद आएगी कुछ जू प्लैंक्टन्स, उसके बाद छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां। याद करो अपन ने बनाया भी था कुछ इस तरीके का। यहां पे कौन थे? यहां पे थे फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन। यहां कौन थे? यहां थे आपके जू प्लैंक्टन। यहां कौन आएंगे? स्मॉल फिश। यहां कौन आएगी? लार्ज फिश। यहां कौन आएगी? लार्ज फिश। तो इसमें पिरामिड कैसा बनेगा? हमेशा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? अपराइट या सीधा पिरामिड बनता है। क्लियर है? ये इसका एक्सप्लेनेशन है। एन इकोसिस्टम रेसिस्ट चेंज बिकॉज इट इज एन स्टेट ऑफ, एक इकोसिस्टम के अंदर हमेशा वो कोशिश करता है कि उसमें किसी भी प्रकार के चेंज ना हो। क्यों? क्योंकि इसी स्थिति को अपन लोग होम्योस्टेटिस या सम स्थिति कहते हैं। तो आंसर क्या चला जाएगा? सम स्थिति या होम्योस्टेसिस। क्लियर है बेटा? बढ़ते हैं आगे की तरफ। सम स्थिति। वल्चर इज एन इकोसिस्टम आर, इकोसिस्टम के अंदर वल्चर जो होते हैं वह क्या होते हैं? बेटा वल्चर जो होते हैं वह जितने भी मृत शरीर हैं उनको खाते हैं। एक तरीके से यह पर्यावरण की गंदगी को साफ करते हैं, और गंदगी को साफ करने वाले को अपन लोग अपमार्जक, आपने बचपन के अंदर पढ़ा होगा साबुन और अपमार्जक नाम का एक टॉपिक होता था केमिस्ट्री के अंदर, स्कैवेंजर्स। तो ये क्या करते हैं? गंदगी जो भी पर्यावरण के अंदर गंदगी होती है उसको साफ करने का काम करते हैं, इसलिए इसको स्कैवेंजर या अपमार्जक कहा जाता है। क्लियर है? अपमार्जक। स्कैवेंजर फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म क्लीनिंग द एनवायरमेंट, दे डू नॉट हंट लिविंग प्रे लाइक प्रीडेटर्स। ये कभी भी जो गिद्ध होते हैं वह जीवित को नहीं खाएंगे, हमेशा मरों को खाएंगे। अब तो गिद्ध देखने को भी नहीं मिलते हैं। पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बायोडाइवर्सिटी, बहुत अच्छा है, शानदार बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता वाला जो चैप्टर है उसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। इकोलॉजी का लास्ट चैप्टर अपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? द मैक्सिमम एनर्जी इज स्टोर्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक लेवल। सब जानते हैं कि जो मैक्सिमम एनर्जी जो होती है वह उत्पादक स्तर के ऊपर रहती है। सीधी सी बात है, कहां पर रहेगी? उत्पादक स्तर पर। ऐसे क्या क्वेश्चन बनाए? तो फिर भी कमजोर जैसे मेरे जैसे बच्चों के लिए सही है, ठीक है। स्टूडेंट के लिए, बच्चा नहीं तो चलो कुछ बच्चे कहेंगे सर आप कहाँ से बच्चे हो गए। चलो मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए अपने नीट के अंदर या कंपटीशन के अंदर तो अपना बेड़ा पार हो जाए। लिमिटिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी इन लेक इज, लेक के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है। फॉस्फोरस जहां पे भी होता है, समुद्र के अंदर कौन होता है बेटा? फॉस्फोरस। कौन होता है सीमाकारी कारक? फॉस्फोरस जो होता है वह आपके सीमाकारी कारक या लिमिटिंग फैक्टर होता है। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम लाइक लेक्स, phosphorus is usually the limiting nutrient that restrict plant growth, जो प्लांट की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। सबसे कम होता है सीमाकारी, आप पढ़ेंगे। इन एन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज, कैसा होता है? एक दिशीय। सीधा सा क्वेश्चन है, एनर्जी का फ्लो हमेशा कहां से कहां होगा बेटा? हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ एनर्जी का फ्लो होता है। उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ, उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आगे बढ़े बेटा, यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फॉर्म्ड व्हेन अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी जो होती है वह
इज इंटीग्रेटेड विथ इट्स फिजिकल एनवायरमेंट। कोई भी कम्युनिटी, एक जो जैविक समुदाय है, जब अपने भौतिक पर्यावरण के साथ रिएक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है, तो क्या बनाता है? सीधी सी बात है, चैप्टर ही बनाता है, मतलब इकोसिस्टम बनाता है। क्या बनाएगा? पारितंत्र या इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं बेटा। यही है, ये तो अपन पढ़ते आ रहे हैं, क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। बेस्ड ऑन इकोलॉजी विच इज नॉट एसेंशियल फॉर एन इकोसिस्टम टू सेल्फ सस्टेन। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में परितंत्र के स्वपोषण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवश्यक नहीं है? बेटा कौन आवश्यक नहीं है स्वपोषण के लिए? उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक या उत्पादक और अपघटक दोनों, उपभोक्ता और उत्पादक दोनों। बेस्ड ऑन इकोलॉजी विच इज नॉट एसेंशियल फॉर एन इकोसिस्टम टू सेल्फ सस्टेन। बेटा सेल्फ सस्टेन का मतलब क्या होता है? अपना काम खुद करना। बेटा अगर एक सेल्फ सस्टेनेबिलिटी चाहिए तो दो चीज चाहिए होती है, एक तो बनाने वाला और एक जो खर्च करने के बाद वापस रिसाइकलिंग करने वाला। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए उपभोक्ता जो होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, एक्सप्लेन देखना बेटा, एक्सप्लेनेशन को ढंग से पढ़ेंगे अपन। आंसर तो अ फंक्शनल इकोसिस्टम रिक्वायर प्रोड्यूसर्स टू कैप्चर एनर्जी एंड डिकम्पोजर्स टू रिसाइकल न्यूट्रिएंट। कंज्यूमर्स आर नॉट स्ट्रिक्टली एसेंशियल फॉर द साइकिल टू कंटिन्यू। ये एग्जाम्पल देखो बेटा, डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। तो अब उत्पादक और जो अपघटक होते हैं वह जरूरी होते हैं, उपभोक्ता का जरूरी होना जरूरी नहीं है। अगले कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेटमेंट को रीड करिएगा, उसके बाद अपन लोग ऑप्शन की तरफ चलेंगे। आजकल ऐसे क्वेश्चन का ट्रेंड बेटा बहुत ज्यादा है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ द डेटाइस्टस फूड चेन। जीव की मृत्यु अपरद खाद्य श्रृंखला की शुरुआत है। अगर जीव की मृत्यु हो गई तो कौन सी श्रृंखला शुरू हो जाती है? अपरद खाद्य श्रृंखला। तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? राइट है। ये स्टेटमेंट क्या है? राइट है। अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, ये भी क्या है बेटा? राइट है। ये भी क्या है? राइट है। दोनों राइट, दोनों ही सत्य है। कथन एक और दोनों गलत है। कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। कथन एक और कथन दो दोनों ही सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है ना, दोनों ही क्या है बेटा? करेक्ट है। ठीक है ना, दोनों ही क्या है बेटा? करेक्ट है। ठीक है, ये पढ़ा है अपन ने। अ पॉन्ड इज अ, एक तालाब क्या है? तालाब क्या एक बायोम है? नहीं भाई, बायोम तो नहीं हो सकता। प्राकृतिक पारितंत्र है, बिल्कुल प्राकृतिक पारितंत्र ही है, और क्या है? आगे बढ़ना ही नहीं है। नेचुरल इकोसिस्टम है। एग्जाम्पल ही इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वह इसी से ही होती है। बायोम, नेचुरल जो इकोसिस्टम, पॉन्ड से ही होती है। पढ़ा ही है अपन ने, बिल्कुल इजी है, एक्सप्लेनेशन नहीं देखना अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड। किसी इकोलॉजिकल पिरामिड में किसको नहीं रखा जाता है? यहां पर एक नंबर हटा हुआ है। एक नंबर क्या है? शाकाहारी, मतलब हर्बीवोरस। हर्बीवोरस, ठीक है, किसको नहीं रखा जाता है? तो बेटा अपन सब जानते हैं कि पिरामिड का लिमिटेशंस यही था कि उसके अंदर मर्तोपजीवी या जो सेप्रोफाइट प्लांट थे उनको नहीं रखा जाता था। तो यहाँ पे क्या आंसर चला जाएगा? मर्तोपजीवी। शाकाहारी को रखते हैं, हर्बीवोरस को रखते हैं, कार्निवोरस को रखते हैं, लेकिन सेप्रोफाइट्स को नहीं रखते हैं। ये इसका लिमिटेशंस है। ये क्या है बेटा? limitations of pyramid, ecological pyramid। क्लियर है बेटा? आगे की तरफ बढ़ते हैं। द बल्क ऑफ नाइट्रोजन इन नेचर इज फिक्स्ड बाय। प्रकृति के अंदर जो मैक्सिमम नाइट्रोजन होती है वह किसके द्वारा फिक्स्ड की जाती है? ये बेटा आउट ऑफ एनसीईआरटी चले गए हैं अपन, सिम्बायोटिक नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि हटा दिया है आपके, ठीक है ना। फिर भी प्रकृति के अंदर जो अधिकांश नाइट्रोजन का स्तरीकरण किया जाता है, कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम, जो
लेग्यूम्स प्लांट होते हैं उनकी जड़ों के अंदर पाए जाते हैं। देख लीजिए भली नॉलेज के लिए, वाई लाइटनिंग फिक्स सम नाइट्रोजन, द बल्क ऑफ फिक्स नाइट्रोजन इज बाय राइजोबियम इन लेग्यूम्स प्लांट। ये आपको लेग्यूम प्लांट दिख रहे हैं, लेग्यूम प्लांट के अंदर क्या होती है, जड़ों के ऊपर छोटी छोटी गांठें पाई जाती है, तो उसके अंदर राइजोबियम नाम का जो है वह जीवाणु रहता है, सजीवन के रूप में ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में काम आता है। क्लियर है बात बेटा? बढ़े आगे, चलते हैं आगे। Which one of the following is not used for construction of ecological pyramid? Ecological pyramid तीन तरीके के होते हैं, एक होता है एनर्जी का, एक होता है वेट का, और एक होता है इंडिविजुअल का। बताइए बेटा, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन। अब बायोमास जो होता है, बायोमास की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, तो कौन सा उपयोग नहीं किया जाता बताइए, सोच के बताओ अच्छी तरीके से। मैं तब तक पानी पी लेता हूं। देखो बेटा, ये तो आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं। फर्स्ट कहां गए अपन? इन दोनों के अंदर, ध्यान से देखना। देखो बेटा, एक होता है फ्रेश वेट, ताजा भार। कहां लिखता हूं? इधर लिखते हैं ताकि आपको दिखेंगे। एक होता है फ्रेश वेट, वेट को मैं WT लिख लेता हूं, हिंदी में लिखते हैं इसको ताजा भार। बेटा जो ताजा भार होता है उसके अंदर नमी या मॉइस्चर होती है। क्या होती है? मॉइस्चर। और मॉइस्चर एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत ज्यादा तेज गर्मी पड़ रही है उस समय उसके अंदर मॉइस्चर जो होगा वह कम होगा, लेकिन सर्दी का मौसम है, बारिश हो रही है, मॉइस्चर ज्यादा होगा। लेकिन शुष्क भार या जिसको अपन लोग बोलते हैं ड्राई वेट, शुष्क भार, शुष्क भार में नमी नहीं पाई जाती, शुष्क भार के अंदर नमी नहीं पाई जाती है। इसलिए अगर अपन को बायोमास का बिल्कुल अच्छी तरीके से कैलकुलेट करना है तो कभी भी शुष्क भार को कैलकुलेट नहीं करते हैं, हमेशा किसको करते हैं? ड्राई वेट को करते हैं। इसलिए बायोमास शुष्क भार को लिए अपन इसको मैं कह सकता हूं यही बायोमास है, तो यहां पे आंसर क्या चला जाएगा? फ्रेश वेट आंसर चला जाएगा। यही एक्सप्लेनेशन होगा, देख लीजिएगा कि फ्रेश वेट इज नॉट यूज बिकॉज इट कंटेन अ हाई परसेंटेज ऑफ वाटर विच वेरी सीजनली एंड एनवायरमेंटली। फ्रेश वेट के अंदर मॉइस्चर होता है जिसका अमाउंट सीजन के अकॉर्डिंग और एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ड्राई वेट इज द एक्यूरेट मेजर ऑफ बायोमास। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े बेटा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार में सर्वाधिक वार्षिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम टाइप्स हैज द हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? तो चार प्रकार के आपके वन दे रखे हैं, जो सबसे ज्यादा जो होती है आपको इन चारों के अंदर याद रखनी है वह होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के अंदर सबसे ज्यादा जो है वह प्रोडक्टिविटी, एनुअल प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। ध्यान रखना है, ठीक है ना? ये आपको कुछ है दे रखा है डेटा। सबसे ज्यादा जो होती है वह उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की होती है, लगभग इक्वल होती है किसकी? समशीतोष्ण, और इसकी लगभग इक्वल होती है, और इसकी जो होती है वो उससे थोड़ी सी क्या होती है? ज्यादा होती है ट्रॉपिकल डेसिडुअस की, उष्ण कटिबंधीय की। चारों का बहुत शानदार सा ग्राफ दे रखा है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, तालाब के पारिस्थितिक तंत्रों में किस प्रकार के जीव एक से अधिक पोषी स्तर पर कब्जा करते हैं? तालाब के या पॉन्ड के इकोसिस्टम के अंदर अगर अपन बात करें तो ऐसे कौन से जीव हैं जो एक से अधिक पोषक स्तर पर रहते हैं? पहला बात करते हैं मेंढक, फाइटोप्लैंक्टन पादप प्लवक, मछली या जंतु प्लवक। तो बेटा अपन सब जानते हैं, आप इस डायग्राम में देखिए, फाइटोप्लैंक्टन्स तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, उत्पादक ही होंगे। जू प्लैंक्टन्स जो फाइटोप्लैंक्टन्स को ईट करेंगे। जू प्लैंक्टन्स को कौन खाएंगी? मछलियां। मछलियां छोटी भी होती है, इन छोटी मछलियों को बड़ी मछली खा रही है। देख लो कितना शानदार एक्सप्लेनेशन है। लेकिन मेंढक बेचारा अकेला है, क्या करेगा? इन तो यहां पर
ऐसा कौन सा है? ये भी हो सकती है, मछलियां जो होती है वह इसके अंदर 2 ट्रॉपिक स्तर के अंदर रखी जा सकती है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? द बायोमास अवेलेबल फॉर द कंज्यूम्शन बाय द हर्बीवोरस एंड द डीकंपोजर्स इज कॉल्ड एज। शाकाहारियों और अपघटकों द्वारा उपभोग के लिए उपलब्ध बायोमास को क्या कहते हैं? उसे तो अपन लोग एनपीपी के नाम से जानते हैं। क्या हो जाएगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जीपीपी बनाया, रेस्पिरेशन लॉस हो गया, तो अपन ने कहा था कि एनपीपी बराबर क्या होता है? जीपीपी माइनस आर। तो ये जो है वो अवेलेबल होता है। क्या हो जाएगा? एनपीपी। आंसर क्या हो जाएगा? एनपीपी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन सही। अच्छा, 2 ऑप्शन आ गए क्या? 2, 1 मिनट, 162, 61, 162, 163। तो इसको मैं 163 को डिलीट कर देता हूं एक बार है। 163 को बेटा डिलीट कर देता ताकि आपके नोट्स के अंदर ये गड़बड़ नहीं करेगा। 163 चल भाई, 163 चलो, चल भाई, इतना धीरे क्यों चल रहा है? अच्छा, स्लाइड ज़्यादा हो गई ना बेटा, इस कारण थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो जाता है। तो ये देखो 2 बार आ रहा है, अपन 1 को डिलीट कर देते हैं ताकि आपके नोट्स बना रहे। चलते हैं आगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन कहीं कहीं पे आ जाते हैं। मास ऑफ लिविंग मैटर एट ट्रॉपिक लेवल इन एन एरिया एट एनी टाइम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो लिविंग मैटर होता है किसी भी समय किसी क्षेत्र में एक पोषक स्तर पर उपस्थित जीवित पदार्थ को क्या कहते हैं? बताओ बेटा। स्टैंडिंग क्रॉप या खड़ी फसल, डेट्राइटस या अपरद, ह्यूमस या स्टैंडिंग स्टेट? क्या कहेंगे? खड़ी फसल कहेंगे। क्या कहेंगे? खड़ी फसल। जीवित पदार्थों को खड़ी फसल कहते हैं और निर्जीव जो पदार्थ होते हैं उनको स्टैंडिंग स्टेट या खड़ी अवस्था कहा जाता है। ध्यान रखना, यही एक्सप्लेनेशन आगे देखने को मिलेगा। क्या है? स्टैंडिंग क्रॉप। ये रहा स्टैंडिंग बायोटिक या लिविंग मास है, उसको बोलेंगे खड़ी फसल, और जो नॉन लिविंग है उसको क्या बोलेंगे? खड़ी अवस्था। ये तो हो गया आपके खड़ी अवस्था, और ये क्या हो जाएगा? खड़ी फसल। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अच्छा, ये वाली स्लाइड थोड़ी सी आप लोग देखिएगा, ठीक है ना? अच्छे तरीके से देखना बेटा। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन द प्रपोर्शन ऑफ पार इज। पार का प्रपोर्शन पूछा है। क्या कह रहा है? पार होता क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, प्रकाश संश्लेषीय सक्रिय जो विकिरण है वह कितना होता है? लगभग 70%? नहीं भाई। लगभग 60%? नहीं भाई। 50%? 50% से कम ही जो होता है वह द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन होता है पार का। ठीक है, उसमें से 1 से 2% फोटोसिंथेसिस में काम में आता है। ठीक है, ले लिया अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल मे ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम? ठीक है, एक ही इकोसिस्टम के अंदर एक ही समय में निम्नलिखित में कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वह 1 से अधिक बार जो है स्तर पर आ सकता है? मेंढक नहीं आएगा, बर्ड, शेर, बकरी। बकरी केवल घास खाएगी, बकरी केवल घास खाएगी। शेर केवल बकरी खाएगा, मेंढक कीड़े को खाएगा। यह हो सकता है बेटा। ये इंसेक्ट्स को भी खा सकता है। बर्ड्स जो होती है वह इंसेक्ट को, स्पैरो, गोरैया इंसेक्ट को भी खा सकती है और बीजों को भी खा सकती है। एक समय में यह शाकाहारी व्यवहार शो अप करेगी, उसी समय हो सकता है यह मांसाहारी व्यवहार कीड़ों को खा सकता है। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? स्पैरो या गोरैया। क्या चला जाएगा? स्पैरो या गोरैया। कि प्राइमरी कंज्यूमर्स भी है और सेकेंडरी कंज्यूमर्स की, ये मैंने बताया बेटा। अगला क्वेश्चन, द ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय अर्थवर्म इज कॉल्ड एज। बेटा, अर्थवर्म के द्वारा बड़े अपरद के बड़े बड़े खंडों को छोटे खंडों में टूटने को क्या कहते हैं बेटा? बताइए बेटा। सीधी सी बात है, स्टेप फर्स्ट यही होता है जिसको बोलते हैं अपन लोग फ्रेगमेंटेशन या खंडन, विखंडन की क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये कर लिया अपन ने। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में संभावित कड़ी ए की पहचान कीजिए। ये अपन को देखना है कि एक क्या है यहां पर? पौधा, पौधे को किसने खाया? कीट ने। कीट को किसने खाया? मेंढक ने। मेंढक
यहां से क्या हो सकता है? ऐसा कौन सा है ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिल रहा है जो मेंढक को खाता है? सांप, तोता, या रैबिट, या भेड़िया? कोबरा ही जाएगा, सीधी सी बात है। यहां पे क्या चला जाएगा? कोबरा। कौन आ जाएगा बेटा? कोबरा। कोबरा को कौन खा सकता है? बाज खा सकता है। ये क्या हो जाएगा आपके? बाज। क्लियर है बेटा? सांप। निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र की क्रियात्मक विशेषता क्या है? देखो बेटा, पहला क्वेश्चन जो अपन ने किया था इस क्लास से पहले वाली क्लास के अंदर, जो पहला क्वेश्चन किया था उसके अंदर अपन ने संरचनात्मक विशेषता के लिए अपन ने कहा था स्ट्रैटिफिकेशन। यहां पर पूछा है कौन सा फंक्शनल स्थिरीकरण नहीं होता, ये संरचनात्मक होता है। यही आपके आ जाएगा फंक्शनल प्रोडक्टिविटी। जाति प्रभाविता संरचनात्मक होती है। ये कैसा है बेटा? संरचनात्मक। मैं लिख लेता हूं, यह संरचनात्मक गुण है, यह संरचनात्मक गुण है, संरचनात्मक है। यह भी कैसा है बेटा? संरचनात्मक है। लेकिन ये जो होता है वह फंक्शनल या क्रियात्मक गुण है। क्लियर है बेटा? फंक्शनल है। आगे बढ़े, चलते हैं आगे की तरफ। ये इसके ऑप्शन दे दिए अपन ने। एक पारिस्थितिक तंत्र में, ये अपन ने पहले कर लिया क्वेश्चन, प्राथमिक उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होते हैं। यही आंसर है, कर लिया अपन ने पहले, शायद मेरे ख्याल से यही है, कर लिया अपन ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतया उल्टा होता है? बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को देखना बेटा। कौन सा पिरामिड उल्टा होता है? घास के मैदान में संख्या का पिरामिड, ये तो बेटा सीधा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि घास के मैदान के अंदर घास ज्यादा है, घास से कम घास को खाने वाले हैं। सपोज खरगोश को खाने वाले उससे भी कम है, तो सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड तो सदैव ही सीधा होता है, सदैव ही कैसा होता है? अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर नहीं, फॉरेस्ट के अंदर नहीं, अगर अपन पॉन्ड की बात करें या सी की बात करें, समुद्र की बात करें, तो वहां पर उल्टा हो सकता है, यहां पर तो सीधा ही होगा। तो चौथा ऑप्शन ही आपके बच गया, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जो होता है वह आपके उल्टा होता है। क्लियर है बेटा? पढ़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गलत और सही वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो मुझे बेटा बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको पूरा का पूरा दिमाग जो है वह यूज करना पड़ता है। ठीक है ना? गलत। बायोमास डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। बायोमास फर्स्ट से फोर्थ ट्रॉफिक लेवल की तरफ सामान्यतया कम ही होता है। सही बात है, ये तो सही है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीजेज फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉफिक, इंक्रीजेज कहां से होता है? गलत ही है, तो यही है, सेकंड है, आंसर यही है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, नंबर इंक्रीज होते हैं। एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम फर्स्ट टू, ये सही है कथन, ये गलत नहीं है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपके सेकंड। क्लियर है बेटा? बढ़े आगे। अगला, पारिस्थितिक तंत्र में अपघटन की, एक पारिस्थितिक तंत्र के अंदर कह रहा है कि अपघटन की दर निम्नलिखित कारणों के कारण तेज होती है, सिवाय कुछ 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिससे तेज होगी और एक ऑप्शन ऐसे होगा जिससे में क्या होगी? कम होगी। डेटाइसट रिच शुगर, इससे तेज होगी। सही बात है, इससे तो क्या होती है? तेज होती है। वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट, इससे भी क्या होती है बेटा? तेज होती है। प्रेजेंस ऑफ एरोबिक सोइल मॉइस्चर, इससे भी क्या होती है? एरोबिक से तेज हो जाएगी। डेटाइटस रिचर इन लिग्निन एंड काइनिन, तो काइटिन ऑप्शन क्या चला जाएगा? 4। इज दैट क्लियर बेटा? आगे चलते हैं, क्या है अपन ने पता है। अगला, एक पारिस्थितिक तंत्र के अंदर, एक मिनट बेटा बैटरी चेक कर लेता हूं। एक पारिस्थितिक तंत्र के अंदर पढ़िए, अभी एक पारिस्थितिक तंत्र के अंदर पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन देखना, कि सकल प्राथमिक उत्पादकता और शुद्ध प्राथमिक ऊतक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन जीपीपी एंड एनपीपी। नहीं बेटा, ऐसा थोड़ी होता है। अपन सब जानते हैं कि एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस आर होता है, रेस्पिरेशन लॉस होता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल ऐसा थोड़ी है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी
बराबर क्या, एनपीपी ज्यादा होगा। एनपीपी जो होता है वह हमेशा क्या होगा, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी ऑलवेज लेस थोड़ी होगी, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी ऑलवेज मोर होगी ना, मोर हमेशा ज्यादा होगी, सीधी सी बात, वही तो कह रहा हूं ना। जीपीपी इज ऑलवेज मोर देन दी एनपीपी, क्लियर है चीज, जीपीपी मोर होगी, यही है, जीपीपी इज ऑलवेज मोर देन एनपीपी, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बेटा ये क्वेश्चन जो है अभी आपके सामने पड़ा है, ये आज से आई थिंक 1-2 साल पहले आया हुआ है, ठीक है, नीट एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एक बीमारी होती है उससे लिया हुआ है, जिसको बोलते हैं बेटा तुंगता बीमारी। तुंगता बीमारी, तुंगता बीमारी, या जिसको बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस की बात करते हैं कि एक व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है और उसे सांस लेने में कठिनाई और दिल की धड़कन जैसे लक्षणों के साथ साथ ऊंचाई की बीमारी का अनुभव होता है। तुंगता बीमारी, ऊंचाई की बीमारी को क्या बोलते हैं बेटा, तुंगता बीमारी। सही बात है, ऐसा होता ही है। फिर ये कह रहा है कि कम ऊंचाई पर, उच्च ऊंचाई पर, एल्टीट्यूड पर कम वायुमंडलीय दबाव के कारण शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। कथन और कारण का क्वेश्चन है। अपन सब जानते हैं कि व्हेन वी गो एट हायर एल्टीट्यूड वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी लो, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वह कम होता है, जिसकी वजह से अपने दिल की धड़कन, हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाती है। तो कथन भी सही है, रीजन भी सही है, कारण भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन का सही एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन देख लीजिए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर क्या चला जाएगा बेटा, ए। स्लीपिंग सिकनेस का, सॉरी एल्टीट्यूड सिकनेस का आपके ये क्वेश्चन है, ये कर दिया अपन ने। मिट्टी में किसी समय मौजूद पोषक तत्वों जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा को क्या कहते हैं? अभी अपन को करवाया है, अभी करवाया है। क्या कहते हैं बेटा? स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं, खड़ी अवस्था कहते हैं। क्लियर है बेटा? आगे की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सही नहीं है? सही नहीं है, सही नहीं है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है, तो ये आंसर नहीं है। पिरामिड बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, अपराइट नहीं होता, उल्टा होता है ना, तो यही आंसर है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड बिल्कुल होता है। आंसर क्या चला जाएगा? सेकंड। अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अपन। इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी, आर रिप्रेजेंट, आर क्या होता है बेटा? आर का मतलब होता है रेस्पिरेशन लॉस। क्या हो जाएगा बेटा? रेस्पिरेशन लॉस, श्वसन हानि, श्वसन हानि। तो जहां पर श्वसन हानि उत्तर है वही है आपका रेस्पिरेशन लॉस। क्लियर हो जाएगा? रेस्पिरेशन लॉस, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। देख लेना आप लोग, मैं ऐप के ऊपर पूरी की पूरी पीपीटी वैसे भी डालता भी हूं हर बार, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न किए गए जैव भार या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर टाइम पीरियड ऑफ बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यही तो इसको प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। क्लियर है बेटा? यही एक्सप्लेनेशन है। दो कॉलम दे रखे और दोनों कॉलम को आपस के अंदर बेटा मैच करना है। कार्बन अच्छा डेटा दे दिया है, चलो मिलाते हैं। दो डेटा दिए हुए, आया हुआ क्वेश्चन है भाई, आया हुआ क्वेश्चन है। कार्बन डिजोल्व इन ओशियन, चलो नहीं आता, देखते हैं। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो मिक्सअप होगा। एनुअल फिक्सेशन ऑफ कार्बन थ्रू फोटोसिंथेसिस कितना बनता है? 71% या 75%, ठीक है, 55, ऐसा कैसे हो रहा है? प्रोडक्टिविटी ओशन की मुझे आती है, कितनी आती है?
ओशन की प्रोडक्टिविटी होती है 55 बिलियन, डी का 1 साला तो ये है नहीं। पार कैप्चर्ड बाय प्लांट 2 to 10%, पार जो होता है 2 to 10% जो होता है वह अपन सब जानते हैं कि कैप्चर करता है। कार्बन डिजॉल्व इन ओशियन, इसका आंसर मैं बताऊं, मिल गया मुझे। कार्बन डिजॉल्व 71% होती है। एनुअल फिक्सेशन 4 × 10³ होता है। सी बिल्कुल मिल गया ना, ये हो जाएगा इसका। पार जो होती है, 1 मिनट बेटा, बी का तो हो जाएगा आपके, 1 मिनट, बी का हो जाएगा ये। पार जो होती है वह हो जाती है आपके ये, तो बचा क्या, कार्बन डिजोल्व 71%। ए का सेकंड, चलो ये भी कटा। फिर आता है बी का थर्ड, एक में आ रहा है, आंसर क्या चला जाएगा भाई आपके, थर्ड चला जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, डेटा याद नहीं रहते इसलिए मैचअप करना पड़ता है। ठीक है, ये रहा इसका, बिल्कुल वही है। डिजोल्व ऑक्सीजन 71% होती है, फिक्सेशन ये बिल्कुल अपन सही करके लिखे हुए हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, सही कथनों की पहचान करें। आइडेंटिफाई दी करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। डेटिवर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, डेटिवर्स जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन में हेल्प करते हैं, सही है या गलत है वो अपन को चेक करना है। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, बिल्कुल सही है, ये राइट है बेटा, ये भी राइट है, राइट के लिए आर लिख रहा हूं। वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग, ये भी बेटा क्या है, राइट है। द डेटाटस फूड चेन बिगेन विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं वो नॉन लिविंग, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अर्थवर्म ब्रेक डाउन डेटाटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय प्रोसेस कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, नहीं बेटा ये ऐसा नहीं होता है। तो ए बी और सी राइट है, ए बी और सी राइट है, आंसर क्या चला जाएगा, 4। क्लियर है बेटा, चलते हैं आगे। जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी, तो क्या पूछा, आर है श्वसन नहीं, क्या बार बार दे रहे हो, चले जब ये बिना मतलब टाइम पास कर रहे हैं, ये बार बार दे रहे हैं। स्टैंडिंग स्टेट, नाइट्रोजन फास्फोर पढ़ते क्या लगाना है, स्टैंडिंग स्टेट होती है बेटा, ठीक है ना, सीधी सी बात है, ज़्यादा अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ये तो वापस आ गया ना, ये वापस आ गया, बोथ ए एंड ट्रू, इसका जो है 3 देख लेते, वापस आ गया, कोई बात नहीं, आया तो आया, एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन आया तो आया, अपन को तो करना ही है ना। जानवरों में कम तापमान और जमने के प्रति अनुकूलन किसके उत्पादन के कारण होता है, एंटीफ्रीज प्रोटीन। ठीक है, पहले एनसीईआरटी में था, अब नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं इसलिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया है, एंटीफ्रीज, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसकी खाद्य श्रृंखला में सबसे बड़ी जनसंख्या होती है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुछ आपको दे रखे हैं कि एक खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा कौन होते हैं, सबसे बड़ी जनसंख्या किसकी होती है, उत्पादक की, प्राथमिक उपभोक्ता की, द्वितीयक उपभोक्ता की या अपघटक की। तो सबसे ज्यादा कौन होते हैं बेटा, अपघटक होते हैं, डीकंपोजर्स जो होते हैं वह सबसे ज्यादा होते हैं। क्लियर है बेटा क्वेश्चन। While producers are numerous, decomposers are micro present in virtually all trophic level and environment in vast number to break down organic matter. उत्पादक संख्या में अधिक होते हैं, लेकिन अपघटक जो होते हैं हर एक पोषक स्तर पर। एनसीईआरटी ने क्या रखा है, ध्यान रखना बेटा, एनसीईआरटी गलत नहीं कहती। एक झील में दूसरा पोषक स्तर होता है। अगर अपन झील की बात करते हैं तो बेटा झील के अंदर जो सेकंड पोषक स्तर होते हैं, सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन, फिर होते हैं जू प्लैंक्टन्स। कौन होते हैं, जू प्लैंक्टन। पादप के बाद प्राणी प्लवक जो होते हैं वो होते हैं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स आर, जो सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स जिनको अपन लोग कंज्यूमर्स भी कहते हैं, वह कौन होते हैं, वो हमेशा कौन होते हैं बेटा, शाकाहारी होते हैं। कौन होते हैं, शाकाहारी, हर्बीवोरस होते हैं। कैसे होते हैं, हर्बीवोरस। Secondary productivity is defined as the rate of formation of new organic matter by consumers. Since herbivores form the new biomass first from plant, they are referred to as secondary producers. Clear है बेटा, आगे बढ़े, आगे देखो। What is the percentage of PAR in the incident solar light? कितनी होती है, 50%।
50% पार का अपतित सौर विकिरण प्रकाश संश्लेषण रूप से सक्रिय पार का प्रतिशत कितना होता है? 50% होता है, सीधी सी बात है 50%। 50% दे रखा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? एबायोटिक कंपोनेंट क्या होगा? ह्यूमस होगा, सीधी सी बात। एबायोटिक, वाह रे वाह, क्वेश्चन दिया है देखो, ठीक है ना। मतलब अपनी वैल्यू शायद क्या कहूं मैं तो, लेकिन चलो है तो है, अपन तो क्या कर सकते हैं। है भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन देंगे अपन को वैसे अपन लोग करवाएंगे। बस बेटा थोड़े से क्वेश्चन और है, 15 मिनट और, लास्ट 15 मिनट, ये चैप्टर पूरा कवर अप हो गया है लगभग वैसे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पोषक तत्वों के संरक्षण में मदद करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प इन न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन? मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन, लीचिंग या नाइट्रिफिकेशन? जो होती है इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन से क्या होता है? जो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो इमोबाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट का कंजर्वेशन होकर नेचर के अंदर रहता है। पढ़ा था अपन ने अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा। निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्व चक्र के औषधि प्रकार का प्रतिनिधित्व करता है? सेडिमेंट्री फूड चेन की बात कर रही है बेटा। सेडिमेंट्री फूड चेन जो होता है, सेडिमेंट्री फूड चेन मतलब जियो केमिकल साइकिल की बात कर रहा है। तो सल्फर जो होता है वह औषधि प्रकार का होता है, या फास्फोरस होता है, या नाइट्रोजन होता है, या ऑक्सीजन होता है बेटा। सल्फर जो होता है वह सेडिमेंट्री, सल्फर जो होता है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री का मतलब ऐसी रॉक्स जिसके अंदर लेयर्स होती है। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर याद करो आपको कौन मिलते हैं बेटा? जीवाश्म देखने को मिलते हैं। फोसिल्स जो होते हैं वो हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ये भी चीजें थोड़ी बहुत कहीं आती है तो लिंक किया करो, ठीक है ना। अपरद खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है? मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है। डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है, सीधी सी बात है, क्या इतना टाइम वेस्ट करना, ठीक है। मृत कार्बनिक पदार्थों से होती है। सौर ऊर्जा को ग्रहण करने की दर या कार्बनिक पदार्थ का कुल उत्पादन क्या कहलाता है? कुल उत्पादन जो कहलाएगा वह ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। सकल घरेलू उत्पादकता क्या कहलाएगी? सकल ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगला क्वेश्चन, हरे पौधों द्वारा भोजन में संचित कुल ऊर्जा क्या कहलाती है? भोजन में संचित कुल ऊर्जा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लिया हुआ है, मतलब कह सकते हैं कि एक लेवल का जो क्वेश्चन है यहां पर अभी लिया है। कोई बता सकता है क्या होगी? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और क्या होगी? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। स्पैरो, गोरैया इज अ कंज्यूमर व्हेन इट ईट सीड। अगर वो बीज खा रही है तो वह क्या है? और जब वह फ्रूट पीज खा रही है तो, और सीड खा रही है तो क्या है? स्पैरो इज कंज्यूमर व्हेन इट ईट सीड, फ्रूट पीज एंड इट सीड एंड कंज्यूमर। ये वापस यूं ये यहाँ पे नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना क्वेश्चन में कहीं कहीं गड़बड़ है, कोई बात नहीं। ये या नहीं है, ठीक है ना। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। व्हेन इट ईट इंसेक्ट एंड वर्म्स तो क्या होगा? मतलब अगर अपन सब जानते हैं कि जो गोरैया होती है वह प्राइमरी कंज्यूमर भी है और सेकेंडरी कंज्यूमर भी है। प्राइमरी कंज्यूमर भी है और सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहां पर तो चला जाएगा बेटा प्राइमरी, यहां पे डालो प्राइमरी कंज्यूमर जब वह सीड खा रही है, और जब वह इंसेक्ट खा रही है तो क्या है बेटा? सेकेंडरी कंज्यूमर है। प्राथमिक और द्वितीयक जहां पे आ जाता है, प्राथमिक और द्वितीयक। एक गोरैया प्राथमिक उपभोक्ता जब बीज फल मट खाती है, और जब वह कीड़े और कृमि खाती है तो क्या हो जाएगी? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीटी की सांद्रता सबसे अधिक किस में होती है? बेटा एक ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं बेटा बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन कि अगर एक खाद्य श्रृंखला की बात करें, अगर खाद्य श्रृंखला के अंदर अगर कोई जहर प्रवेश कर गया, कोई पॉइजन प्रवेश कर गया, पॉइजन प्रवेश कर गया, तो पॉइजन की मात्रा इधर से इधर जाने पर बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा जो होती है टॉप जो शीर्ष उपभोक्ता होता है उसके ऊपर जो है वह रहेगी, टॉप कंज्यूमर्स के अंदर डीडीटी जो एक जहर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या हो गया? प्रजाति विविधता अच्छा ये क्या आ गया? अच्छा, प्रजाति विविधता अधिकतम होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। आंसर हो गया पहले, इसलिए मैंने लिंक हटा दिया। एक पारिस्थितिक तंत्र जिसे आसानी से क्षतिग्रस्त
किया जा सकता है, एक पारिस्थितिक तंत्र जिसे आसानी से क्षतिग्रस्त किया जा सकता है, लेकिन यदि हानिकारक पर रुक जाता तो वह कुछ समय बाद ठीक हो जाता है, उसमें होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन इकोसिस्टम विच कैन बी इजीली डैमेज्ड बट कैन रिकवर आफ्टर सम टाइम इफ डैमेजिंग इफेक्ट स्टॉप्स, देन इट इज व्हाट, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इसको क्या बोलेंगे, उसकी स्थिरता तो कम है, क्यों, क्योंकि वह डैमेज्ड हो गया है, लेकिन उसके अंदर लचीलापन भी है, क्यों, क्योंकि अगर अपन ने जो डैमेजिंग इफेक्ट को दूर किया तो कुछ समय बाद वो वापस सही हो गया। तो जहां पर स्टेबिलिटी और लचीलापन कम, तो स्टेबिलिटी है लेकिन लचीलापन जो है वह ज्यादा है। उच्च स्थिरता और कम लचीलापन नहीं, कम स्थिरता और कम लचीलापन नहीं, हाई स्टेबिलिटी नहीं हो सकती, ये रहा ऑप्शन। कम स्थिरता और हाई रेजिलेंस मतलब उच्च लचीलापन। क्लियर है बेटा। एक प्रजाति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, एक प्रजाति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज कैन इंटरब्रीड्स, सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज, जीन फ्लो एक बिटवीन द पॉपुलेशन, जीन फ्लो नहीं होता है, जीन फ्लो डज नॉट कह रहा है, होता है बेटा, यही आंसर है। ईच स्पीसीज रिप्रोड्यूस आइसोलेटेड, बिल्कुल होती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या चला जाएगा बेटा, सेकंड चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, खाद्य श्रृंखलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 3-4 जो है वह आपके दे रखे हैं, कथन दे रखे हैं, और फिर पता लगाना है कि कौन से 2 कथन सही है। सही कथन देखने लगा देते हैं, सबके आगे राइट और रॉन्ग पता चल जाएगा। रिमूवल ऑफ 80% टाइगर फ्रॉम एन एरिया रिजल्टेड इन ग्रेटली इंक्रीज ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, 80% बाघों को हटाने के परिणाम स्वरूप वनस्पतियों की वृद्धि में भारी वृद्धि। वनस्पति से क्या लेना देना, बाघ को हटा दिया तो हिरण ज्यादा हो जाएंगे, हिरण ज्यादा होंगे तो वनस्पतियां कम होगी ना, उल्टा बेवकूफ बना रहा है। ये क्या है बेटा, रॉन्ग है। ठीक है, अपन को करेक्ट बताने हैं। रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्निवोरस रिजल्टेड इन एन इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ डियर्स, बिल्कुल सही बात है। अगर अपन ने मांसाहारियों को हटा दिया तो हिरण बढ़ जाएंगे, ये राइट है। ठीक है, बी राइट है। द लेंथ ऑफ फूड चेन इज जनरली लिमिटेड टू 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल, बिल्कुल सही है। ड्यू टू एनर्जी लॉस, ये भी राइट है। 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल या 4 से 5 जो भी है। द लेंथ ऑफ फूड चेन मे वेरी फ्रॉम 2 to 8, मरा होगा क्या एंड वाला, फिर क्या हवा खा के जिंदा रहेगा क्या, 2 से 8 करोगे, 8 के पास एनर्जी कितनी मिलेगी, ये रॉन्ग है। राइट कौन से, बी और सी, राइट ही पूछा है, बी और सी राइट है। आंसर क्या चला जाएगा, 3। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। थोड़ा सा 10 मिनट, लास्ट 10 मिनट। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊर्जा के पिरामिड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है जबकि शेष 3 सही है। ऊर्जा के पिरामिड से रिलेटेड बात की है, इसका आधार चौड़ा होता है, सही बात है। सीधा है तो आधार चौड़ा ही है, ये तो राइट है बेटा, ये राइट है। ठीक है, इट्स शो एनर्जी कंटेंट ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म, ये भी क्या है बेटा, राइट है। इट इज इन्वर्टेड इन शेप, आकार में उल्टा होता है, इन्वर्टेड कहां से होगा, सीधा होता है, ये है रॉन्ग, यही रॉन्ग है। इट इज अपराइट इन शेप, अपराइट होता है, तो आंसर क्या चला जाएगा, 3rd। क्लियर है बेटा, बड़े आगे बढ़ते हैं। अगला है, संख्या का सीधा पिरामिड किस में अनुपस्थित होता है। संख्या का सीधा पिरामिड किसके अंदर अनुपस्थित है। ठीक है, लेख के अंदर अपन अगर देखें संख्या का पिरामिड, लेख के अंदर संख्या का सीधा पिरामिड, सीधा ये हो गया सीधा। अगर लेख की बात करें तो लेख के अंदर तो नहीं, कम ज्यादा सही है। किसमें अनुपस्थित होता है सीधा, किसमें, लेख के अंदर तो नहीं भाई, किसमें अनुपस्थित होता है, ये आंसर नहीं है। ग्रासलैंड तो बिल्कुल नहीं है, पॉन्ड बिल्कुल नहीं, फॉरेस्ट के अंदर अनुपस्थित होता है, सीधा नहीं होगा ना। संख्या का पिरामिड फॉरेस्ट के अंदर उल्टा होता है, फॉरेस्ट के अंदर इस तरीके का होता है। ठीक है ना, तो आंसर क्या चला जाएगा, आई थिंक फॉरेस्ट, बिल्कुल सही बात है। इन फॉरेस्ट में सिंगल लिंग ट्री में बिल्कुल सही है, जंगल पर एक बड़ा पेड़, बिल्कुल सही है। अगला, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक बाय रैबिट इन कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लगा रहा हूं। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे मैं डायरेक्ट आंसर लगा दूंगा।
अपघटन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का सही वर्णन किया गया है? कुछ स्टेप्स दे रखे हैं और उनको एक्सप्लेन किया गया है, अपन को पता लगाना है कि कौन सा कथन यहां पर सही है और सही उसका सही वर्णन किया गया। लीचिंग, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट राइज टू द टॉप, राइज थोड़ी होते हैं, नीचे जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन कैरिड आउट बाय ऑर्गेनिज्म सच एज, बिल्कुल सही है, ये सही है। ह्यूमिफिकेशन सही है, तो छोड़ो ना, आंसर लगाओ, चलो आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखो बेटा, अगला क्वेश्चन, ठीक है, वही है। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर, वापिस पूछ लिया है बेटा, कितनी होती है? 170 बिलियन टन, 170 बिलियन टन होती है। ठीक है, बार बार पूछ ले, कोई बात नहीं, मर्जी है, पूछ सकते हैं, इनकी मर्जी, कुछ भी पूछ सकते हैं। जीएफसी इज द मेजर कंडक्ट फॉर एनर्जी फ्लो इन जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन, किसके अंदर होती है? देखते हैं, भले पूछे ना, अपन तो आंसर निकाल देंगे। ग्रेजिंग फूड चेन, जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है वह किसके अंदर एनर्जी फ्लो के लिए प्रमुख माध्यम है? किसके अंदर होती है? बताइए बेटा, सोचो, आप भी सोचो, मैं भी सोचता हूं। ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है वह हमेशा जलीय पारिस्थितिक तंत्र, ऊर्जा प्रक्रिया प्रमुख जीव से चरण, जलीय स्थलीय, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र किसके अंदर हो जाएगी बेटा? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंदर हो जाएगी। क्लियर है? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है? एक्वेटिक नहीं है, आंसर गलत है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है बेटा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन लो रॉन्ग है, मैं हटा ही देता हूँ। 249 नंबर स्लाइड को हटाया जाए। कंप्यूटर होता ना केबीसी के अंदर, कहते हैं सर क्वेश्चन को लॉक किया जाए, अपन इसको हटा ही देंगे, जो रॉन्ग है उसको हटा दिया जाएगा, इसमें क्या है, बनाते वक्त हो जाता है, गलतियां होती रहती है, गलतियों का क्या है, गलतियां करके ही तो इंसान सुधरेगा। ये हटा दी मैंने। चलिए आ जाओ अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पिरामिड बाय द पॉन्ड एंड सीज, पॉन्ड और सी के अंदर पिरामिड जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। आया हुआ, पहले भी कराया हुआ क्वेश्चन है, क्यों कर रहा है भाई ऐसे? इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है बेटा? उल्टा होता है। अगला देख लेना बेटा क्वेश्चन, उल्टा आंसर है। टोटल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया, तीसरी बार क्वेश्चन आया है। स्टैंडिंग स्टेट क्या हो जाएगा? खड़ी अवस्था। ठीक है, अब तो वापिस रिपीट हो रहे क्वेश्चन। अच्छा, बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है। अब आया, क्या कह रहा है? जैव मात्रा उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। इसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है? बताइए बेटा। ग्राम मीटर इनवर्स -2, किलो कैलोरी नहीं करते। अच्छा, इसमें नहीं करते, आंसर चला जाएगा थर्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, याद रखना है, ठीक है ना, याद करना है। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डेट्राइटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज। अपने अपघटन के अंदर पढ़ा था कि अपघटन के अंदर जो भी अपरद होते हैं, जैसे कवक है, बैक्टीरिया है, वह एंजाइम छोड़कर सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। किसको? जटिल कार्बनिक पदार्थ को। यह प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? इसी प्रक्रिया को अपन लोग कैटाबॉलिज्म कहते हैं। पढ़ा है अपन ने, क्या बोलते हैं? अपचय या कैटाबॉलिज्म कहते हैं। कितनी स्लाइड बची है भाई? ज्यादा बड़ी हो गई। चलिए कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा कम करने की। प्रोड्यूसर कौन होती है? ग्रास। एक का थड़ अगर मिल जाए तो मजा आ जाए, एक का थड़, चलो इसमें तो नहीं मिला है। फिर है प्राइमरी कंज्यूमर, ग्रास को कौन सा खा सकता है? ग्रास होपर खा सकता है क्या? खा सकता है भाई। प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएगा बी का 4, बी का 4 मिल गया, आंसर चला जाएगा सेकंड। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर, ग्रास होपर को कौन खा सकता है? वुल्फ खा सकता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये हो जाएगा आपके लॉयन। क्लियर है बेटा? यही है, और क्या मैच करना है। प्रोड्यूसर टिड्डा खा सकता है, टिड्डे को ये खा सकता है, इसको ये खा सकता है, ये ठीक है ना। सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत का पूछा है, ध्यान रखना, इनकरेक्ट का पूछा है। डेट्राइटस ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉल पार्टिकल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, सही बात है। डिकम्पोजन रेट इज स्लो इफ डेटा रिच इन, बिल्कुल सही है। टेम्परेचर, सोइल मॉइस्चर आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर। अब बताइए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इतना शानदार क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, क्या है, क्या कह रहा है?
डेट्राइटस ब्रेक डाउन डेट्राइट्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज। यहां पर अगर मैं कह रहा हूं फ्रेगमेंटेशन होता तो मजा आता कि नहीं आता? कि सर आता फ्रेगमेंटेशन। तो आंसर यही है, ये फ्रेगमेंटेशन होता है। ये क्या होता है बेटा? फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन मैं कह रहा हूं पहला ही गलत है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पौधे आपतित सौर विकिरण का केवल 2 से 10% भाग ही ग्रहण करते हैं, आपतित सौर विकिरण का 50% भी कम भाग प्रकाश संश्लेषण। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब आजकल ऐसे क्वेश्चन का बहुत ही ज्यादा जो है वह एक कहते हैं ना ट्रेंड चलता है। ठीक है, ट्रेंड चलता है कि पौधे आपतित सौर विकिरण का केवल 2 से 10% भाग ही ग्रहण करते हैं, आपतित सौर विकिरण का 50% भी कम भाग प्रकाश संश्लेषण होता है। मतलब पहला तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पहला क्या कहता है? पार का 2 से 10%, और कुल इसका आंसर 3 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में आपको बिल्कुल पढ़ के बता देता हूं, अच्छा है, इज इनकरेक्ट। पहला, तीसरा क्या है? देखो बेटा पहला गलत क्यों है? क्योंकि बिकॉज प्लांट कैप्चर 2 to 10% ऑफ पार, नॉट द टोटल ISR। टोटल ISR तो ये है, ISR का मतलब इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, उसका पार का 50%, उसका 2 से 10% जो होता है, पार का 2 से 10% फोटोसिंथेटिक एक्टिवली रेडिएशन होता है, उसका 2 से 10% जो है वह फोटो पौधा जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। इस स्टेटमेंट को ध्यान से बेटा, इसको ध्यान से लिखिएगा, ठीक है ना? बार बार अपन कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है ना? गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ ह्यूमस सूक्ष्म जीवों की क्रिया के लिए अत्यधिक संवेदनशील होता है और बहुत तीव्र गति से। नहीं भाई, ऐसा थोड़ी होता है। अपरधारी अपरद के खनिजीकरण में मदद करता है। बिल्कुल पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। कल गलत है लेकिन 2 सही है। थर्ड ऑप्शन चला जाएगा, देख लो प्लीज, थर्ड ही होगा मेरे ख्याल से। तो है क्या कह रहा है भाई? प्रतिरोधी है, अत्यधिक संवेदनशील बोल रहा है भाई, क्या कर रहे हो? अत्यधिक संवेदनशील होता है, बिकॉज इज इनकरेक्ट। तो कहा है मैंने? इनकरेक्ट कहा है ना, तो थर्ड है ना, सही है ना? ऐसे कैसे हो रहा है? थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। बोलते तो मैं एक मिनट, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा देखा नहीं मैंने। अपरधारी अपरद के खनिजीकरण में नहीं होते बेटा, खनिजीकरण में नहीं। आंसर फर्स्ट है, सही बात है, दोनों ही गलत है। का मुख्य रूप से जीवाणु के द्वारा होता है। ये आंसर नहीं हो जाएगा, ये इसका ये बना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। चलिए बेटा, ये अपने अपने सभी क्वेश्चन जो है वह क्लियर हो गए। आई थिंक इकोलॉजी का क्वेश्चन, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन तो हो सकता है यहां से नहीं छपे, लेकिन ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि आज जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं, आप पूरे के पूरे यही क्वेश्चन आपको करने हैं। कॉन्सेप्ट जो है उसको कवर अप करेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।